संजय यादव सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से कि आप बताइए, सब तो पूछ लिए, आप बताइए क्या विपक्ष के नेताओं को अपने शपथ ग्रहण में सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाएंगे? शपथ ग्रहण में क्या सत्ता, अरे पहले जीतो तब तो बुलाओगे। तो अक्टूबर में मैं पहुंचा बिहार और 8 अक्टूबर के आसपास मैं आज वो वीडियो देख रहा था। पहला वीडियो जो हमने वैशाली से किया था, लालगंज सीट से किया था, तब वहाँ चुनाव उतना चढ़ा भी नहीं था, सीटों की घोषणा भी नहीं हुई थी। चौक पे 10 लोग थे मामून, 10 में से हमने बातचीत की, रैंडम बातचीत की, ऐसा नहीं कि हमने फ़ोन करके किसी को बुलाया कि आइए हमें वीडियो करना है। जो थे उनसे बातचीत की। 10 में से 6 लोग 7 लोग अगर आपको ये कह रहे हैं कि नहीं नीतीश सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माहौल आपको वहीं से समझ में आने लगता है कि क्या है। विपक्ष को ये करने में जो चीज़ें 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक या 16 अक्टूबर तक हुई, वो चीज क्या अगस्त में नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। और सामने जब नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति है, उसका सुशासन, उसकी छवि है, तब आप इतना लाइटली ले रहे हैं। मतलब वो क्यों नहीं अगस्त में हो सकती थी? जब आप वोट अधिकार रैली निकाल रहे थे, 2 दिन रुक जाते आप रैली निकालने से, पहले इसको सेटल कर लेते। क्योंकि आपकी जो भद पिटी, जो जनता का मूड खराब हुआ, देखिए कलेश किसी को पसंद नहीं होता, और वो कलेश देखकर सबसे पहले वोटर बिदकता है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है और परिणामों में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। बीजेपी जदयू के समर्थन में जनता ने जबरदस्त जीत दी है और विपक्ष को करारी हार मिली है। विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो महागठबंधन की पार्टियां तो हैं ही, जनसुराज भी उसमें शामिल हो जाता है। एक तीसरे पक्ष के तौर पे जनसुराज इस चुनाव में आया था और उसकी भी करारी हार हुई है। हमारे 2 साथी गुंजेश और उपेंद्र, हम लोग लगातार बाकी मीडिया चैनलों के जैसे ही, बाकी पत्रकारों के जैसे हम लोग भी बिहार चुनाव को कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआती दौर से इसको कवर करना शुरू किया, डेस्क से कवर किया, फिर हम ग्राउंड पे गए, तमाम चीजें हमने की। तो आज जब रिजल्ट आ गया है, जब रिजल्ट के आंकड़े भी आ गए हैं, सीटों की संख्या भी तय हो गई है, फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो एक बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी इस बातचीत में जुड़िएगा, कमेंट करके बताइएगा जो आपको समझ में आता है कि ये रिजल्ट क्या है और इस रिजल्ट के क्या मायने हैं। सोशल मीडिया पर जो 2-3 बातें मोटी मोटी चल रही हैं वो ये कि एक पक्ष हमेशा की तरह इसको ईवीएम की जीत बता रहा है, एक पक्ष हमेशा की तरह इस चुनाव में भी कुछ गड़बड़ी के संकेत देख रहा है, दूसरा पक्ष है जो सत्ता पक्ष के द्वारा जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए उसको इस जीत की सबसे बड़ी वजह बता रहा है, और एक पक्ष है वो ये मानता है कि विपक्ष ने ठीक से काम नहीं किया, विपक्ष ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं उपेंद्र और गुंजेश के साथ। तो गुंजेश, मैं आऊंगा आपके पास, उपेंद्र से चर्चा की शुरुआत करते हैं। उपेंद्र, मुझे ये बताइए कि ये जो रिजल्ट आया है और सत्ता पक्ष के तरफ जो इतना झुकाव है, इस तरीके की जो संख्या दिख रही है, विपक्ष बिल्कुल सुपरा साफ हो गया है, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, एक तो ये जो दिल्ली में बैठे पॉलिटिकल पंडित हैं उनके लिए एक प्रयोगशाला भी है, लिटमस पेपर भी है कि आप ये पता करो कि इतने भारत के इतिहास के इतने साल बाद भी अगर प्रो इनकम्बेंसी इतने बड़े लेवल पर अगर है तो क्या स्टेट के लोगों की मानसिकता रही होगी चुनाव जीतने में। दूसरी बात, जहाँ तक हमारा मानना है कि बीजेपी और जेडीयू का एक होता है कि सोने पे सुहागा हो गया। बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, हम हमेशा से मानते रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी तो ही है, उसके साथ एक मैनेजमेंट की प्रयोगशाला भी है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी का सांसद उस गुरूर में नहीं होता है जो विपक्ष के सांसद होते हैं। वो एक कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करता है और कार्यकर्ता की तरह फीडबैक लेता है। मैंने इस चुनाव में अनुभव हमने देखा कि हमारे यहाँ से सांसद जो हैं वो बीजेपी से हैं, और बीजेपी के आप सोचिए कि वो पिछले 1.5 महीने से वहाँ बक्सर की जिले में वो लगे हुए थे। 1.5 महीने से 1.5 महीने में भले वो अपने चुनाव अपने जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ नहीं गए, लेकिन 1.5 महीने से बिहार की सीट में यूपी के, चूंकि हमारा जिला एकदम सटा हुआ जिला, सांसद हैं और बिहार के बक्सर में लगे हुए चुनाव जितवा रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे लगभग सोचिए कि बिहार में इनके लगभग 30 के आसपास सांसद हैं, 30-31। वो सारे सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है बिहार में, और सिर्फ सांसदों की नहीं, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा रही हमारे यहाँ से विधायक हैं, बांसडीह से विधायक है केतकी सिंह, जो पाक को लेके, मैथिली ठाकुर को लेके। आप सोचिए कि मैथिली वाली सीट किन 2 लोगों को दी गई थी, प्रभारी किन को बनाया गया था, वो थी केतकी सिंह, हमारे यहाँ से बांसडीह से विधायक हैं, और हमारे यहाँ से उपेंद्र तिवारी हमारी बगल वाली सीट से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं उपेंद्र तिवारी, वो वहां से प्रभारी थे।
तो आप सोचिए कि कितने बड़े लेवल पे मैनेजमेंट की तैयारी बीजेपी की और है। ये तैयारी हर सीट पे थी, हर सीट पे तो छोड़िए, बूथ पे हमारे यहाँ के कार्यकर्ता वहां के बूथ पे जाके काम कर रहे हैं। हमारे सिकंदरपुर से हम आते हैं, सिकंदरपुर का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता जो हमारे बूथ पे कभी काम करता था वो बिहार के किसी बूथ पे काम कर रहा है पिछले 1.5 महीने से। तो आप सोचिए, आप ऐसे आप ठीक है, आप विपक्ष के नाते आप एक सोशल मीडिया पे हवा बना सकते हैं कि हम जीत के आ रहे हैं। संजय यादव को देखिए, संजय यादव सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से कि आप बताइए, सब तो पूछ लिए, आप बताइए क्या विपक्ष के नेताओं को अपने शपथ ग्रहण में सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाएंगे? शपथ ग्रहण में क्या सत्ता, अरे पहले जीतो तब तो बुलाओगे। तो मैनेजमेंट, आपकी इच्छा शक्ति, आप चुनाव के लिए कितना डेडिकेट है। और बीजेपी दिखता है, भले आप लाख गालियां दे दें, आप लाख बोल दें, लेकिन उसका डेडिकेशन ग्राउंड पे दिखता है। इसमें तो कहीं जोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस लेवल पे प्लानिंग करती है उसका और उसी में जो सुने पर सुहागा हो गया नीतीश कुमार, 10,000 रुपए जो महिलाओं को दे दिया, नहीं 10,000 हम नहीं मार, 10,000 जो आप फीडबैक अच्छा, लगा ले, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का मिलना रहना साथ में, ये तो है। और ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए कि विपक्ष के किसी भी नेता लेके एक बड़का बैग लेके घूम रहे थे, ये मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना रहे थे, उनका पूरा वोट कन्वर्ट हो जाएगा। एक वोट कर, वो तो खुद हार गए, वो अपना वोट क्या कन्वर्ट कर। आप नीतीश कुमार का वोट देखिए, भले नीतीश कुमार के लोग नाराज थे बीजेपी से, लेकिन वो कन्वर्ट होके गए पूरा। अगर ये कन्वर्ट नहीं होता तो आज ये तस्वीर नहीं दिखती है ना। तो कन्वर्ट हुआ है, लेकिन ये विपक्ष में एक भी सीटों पे कन्वर्ट आपको नहीं दिखा, जिसका ये नतीजा रहा। ठीक है गुंजेश, मुझे आप ये बताइए कि ये जो अभी रिजल्ट है, जिस तरीके से प्रो इनकम्बेंसी जो उपेंद्र ने बात की कि भाई सत्ता पक्ष के तरफ इस तरह की लहर का होना, जब नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, 20 साल से वो शासन कर रहे हैं, बीच में उन्होंने पलटी भी मारी, तमाम चीज़ें की, आप इस रिजल्ट को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना, या जैसे उपेंद्र ने कहा कि भाई चुनावी पंडितों को भी समझना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हालांकि हम ये चीज़ मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं। इसको कैसे देखते हैं? विकास, देखिए, अब तो पहले तो सोशियोलॉजिकली चुनाव को देखने के अब टूल्स बदल गए हैं। पहले जिस तरह से लोग रिएक्ट करते थे या जिस समूह में रहते थे, वो समूह, वो सामाजिक ढांचा बहुत बदल चुका है। अब लोग अलग तरह से रह रहे हैं। कुछ सच्चाइयों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं, हमें इनके साथ जीनी होगी। और ये बहुत लंबे राजनीतिक, आप कह लीजिए, निकम्मेपन से आई है, या जनता को इसकी आदत डाल देने से आई है, जनता को ये समझा देने से आया है कि आप इसी के लायक हो, आपको इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको हम देंगे तो एहसान ही करेंगे। ये बात बहुत जनता ने भी मान लिया है। कौन सी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं? खास तौर से जैसे नौकरी के लिए बाहर जाना, हम, आप और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग इस समय बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, और हमें ये 10वीं तक में ये बात बता दी जाती है कि आपको बाहर जाके काम करना है, कि आपको बाहर जाके काम करना है, आपको इतने समय तक यहाँ रहना है, इसके बाद आपको बाहर ही देखना है। आपको अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली के लिए तैयारी करनी है, बनारस के लिए तैयारी करनी है, दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए तैयारी करनी है। अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको अगर अच्छी नौकरी लेनी है, तो आपको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के लिए जाना है, या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है। सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी करनी है तो आपको दिल्ली और पटना जाके रहना होगा, बड़े सेंटर में जाके। तो ये बात जब आप कहते हैं ना कि बाल मन से व्यक्ति ये मान कर बैठा है कि ये तो हमारी सच्चाई है, हमें इसी के साथ जीना है, तो ये कोई मुद्दा फिर नहीं रह जाता है। उसके साथ आदमी जीवन जीता रहता है और सारी चीज़ें चलती रहती। ऐसे में जब कोई पार्टी लगातार आपको बिजली देने लगे, पहले लगातार बिजली मिले, फिर उस पर यह वादा कर दे कि हम आपको ये बिजली लगातार और मुफ्त देंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टी ये वादा कर दे कि आपको 4 किलो राशन मिल रहा था, अब इसके साथ आपको 2,000 रुपए और मिलेंगे, तो ये बोनस हो जाता है, ये खुशी का कारण हो जाता है। और फिर जनता, क्योंकि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा था, वो मुद्दे सिर्फ 3 महीने में। कौन से मुद्दे विपक्ष उठा रहा था? मैं तो यही पूछ रहा हूँ लगातार। 3 महीने में जो मुद्दे उठा रहा था, कौन से मुद्दे उठाए? यही कि पलायन हो रहा है, हम नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। एक बार जो तेजस्वी जी ने कह दिया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये, इस पे जनता सिर्फ हंसकर, जैसे हम लोग लगातार बात करते रहे कि आप अगर अभी किसी आदमी को जाकर कहिए कि ब्लॉक में जाओ, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारा बिना घूस दिए कोई कागज निकलवा देंगे, तो आपको जाओ, तुम रहने दो, हम अपना देख लेंगे। दिलचस्प है,
जैसे मुझे बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा फिल्टराइज अच्छा, कर देते हैं हम। हाँ। एक इंग्लिश में एक कोटेशन कहा जाता है कि एक्सेस इज बैड, किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। विपक्ष उस चाल में फंसा है। आप देखिए कि वो नीतीश कुमार जो कभी इसके पक्ष में कभी नहीं रहे फ्री बीज की, जो हमेशा कहते रहे कि नहीं फ्री बिजली तो नहीं दे सकते, उन्होंने छोटी छोटी चीजें की और ये बड़ी बड़ी चीजें सपने दिखाने लगा विपक्ष। हम 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर परिवारों को नौकरियां दे देंगे। आप दे सकते हैं, आप आए सत्ता, लेकिन आप ये समझा नहीं पाए कि आप कैसे देंगे, उसका बजट कैसे लाएंगे, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये नहीं कर पाया। बजट से भी ज्यादा मुझे लगता है कि कन्विक्शन नहीं दिखा वही आपके कहने में। अब बीजेपी भी बोली कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन लोग मान गए कि 1 करोड़ नौकरी दे सकती है। भले बीजेपी की बातों पे वो भरोसा नहीं था कि देंगे। वो बीजेपी के बारे में लोग ग्राउंड पे ये कह रहे थे, कह रहे केंद्र पे कौन दे दिए कि अभी दे देंगे, लेकिन वो बात है, लेकिन उसके अंदर कन्विक्शन था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि वो पावर में थे, वो सत्ता में थे, तो उनकी बातों में कन्विक्शन लोगों को नजर में आया। और ये फ्री बीज फंसाने वाली भी चाल थी सत्ता पक्ष की। विपक्ष पर आप देखिए अंतिम दौर तक तेजस्वी यादव लाइव आके बोलते रहे कि हम 30,000 रुपया 14 तारीख को डाल देंगे, 14 जनवरी को। जैसे आप दही चूड़ा खाएंगे उसी दिन आपको अकाउंट में गिर जाएगा। नीतीश कुमार ने पहले गिरा दिया, है ना। अब एक चीज मैं ये अकाउंट में गिरने वाली जो बात कर रहे हैं, उसके लिए बिहार में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, अकाउंट में चू रहा है पैसा। ठीक है, तो ये जो मैं बिहार में जब भी घूम रहा था, लोग कहते जहां भी जाओ तो कहते कि अरे फलाना और महिला जो हमारी चाची है उनके अकाउंट में चू गया है 10,000। तो चू गया है का मतलब क्या है कि जैसे पेड़ से आम चूता है ना पक करके अपने, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो चू गया, आप उठा करके रख लीजिए। तो उसी तरीके से पैसे को लेकर के कह रहे थे। आप क्या कह रहे थे? जैसे इन्होंने कहा ना, वीडियो के जरिए बता रहे थे, ये बहुत एक और जो बड़ी चीज है कि हम समझ रहे हैं कि वीडियो से हम पहुंच रहे हैं लोगों तक, लेकिन और जैसा कि उपेंद्र ने अपनी शुरुआती बातचीत में बताया कि किस तरह बीजेपी के सांसद और एक और वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक लंबी बात लिखा है, लंबा पोस्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि अलीगढ़ के सांसद बिहार के एक दूर दराज गांव में बीजेपी का पंफलेट बांट रहे थे और वो मतलब सड़क पर धूल छाक रहे हैं वो नेता। तो जो पीपल कनेक्ट की बात होती है वो आप, और इस तरह के हजारों लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास हैं जो कि वक्त पड़ने पर गांव समाज के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और ये कहना, ये रियलिटी चेक तो विपक्ष को करना होगा कि उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं, वो किन किन मौकों पर गांव समाज के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और जब तक वो ये कनेक्ट डेवलप नहीं करेंगे, सोशल मीडिया बज़ वो सिर्फ फिर वही कंटेंट क्रिएशन तक ही रहेगा। एक चीज और होता है, जब आप सत्ता में रहते हैं लंबे समय तक, तो कार्यकर्ताओं का कन्विक्शन आपके साथ रहता है क्योंकि आप सत्ता में रहते हैं। जब आप विपक्ष में लंबे समय तक रहता है तो विपक्ष में रहने के बाद कार्यकर्ता भी जमीन का जो थोड़ा सा कटने लगता है, वो अपने कामों में लगता है, उसको लगता है भाई ये काम देखना जरूरी है बजाय आपके साथ रहने के। दूसरा ये तो हो गया कि भाई रिजल्ट जो आया उसमें, और जो मैंने देखा वो मैं थोड़ा सा, चूंकि मैं ग्राउंड पे था, हमारे दो साथी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे थे। अक्टूबर में मैं पहुंचा बिहार और 8 अक्टूबर के आसपास मैं आज वो वीडियो देख रहा था। पहला वीडियो जो हमने वैशाली से किया था, लालगंज सीट से किया था, तब वहाँ चुनाव उतना चढ़ा भी नहीं था, सीटों की घोषणा भी नहीं हुई थी। चौक पे 10 लोग थे मामून, 10 में से हमने बातचीत की, रैंडम बातचीत की, ऐसा नहीं कि हमने फोन करके किसी को बुलाया कि आइए हमें वीडियो करना है। जो थे उनसे बातचीत की। 10 में से 6 लोग 7 लोग अगर आपको ये कह रहे हैं कि नहीं नीतीश सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माहौल आपको वहीं से समझ में आने लगता है कि क्या है। फिर वो कारवा आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आपको दिखता है। तो एक मोटी बात तो जो, जैसा कि उपेंद्र गुंजेश दोनों कह रहे थे कि ये सरकार से नाराजगी नहीं थी, और ये नाराजगी नहीं होने का कारण ये वही है कि जनता ने मान लिया है कि इतना दुख तो हमको सहना ही है, ये तो हमारे स्थायी दुख हैं कि हमारे घर का बच्चा बाहर रहेगा, हम अकेले रहेंगे। लेकिन अब वो जो वृद्धा पेंशन हर महीने समय से मिल जा रहा है, वो जो अनाज समय से मिल जा रहा है, भले ही 5 के जगह 4 ही मिले, सबने माना, कई तो मतलब सरपंच तक ने माना कि हाँ वो 5 ही किलो देते हैं, 4 किलो मिलता है, 4 किलो 4.5 किलो, 3.5 किलो तक मिलता है, 5 किलो में से काट के। तो लेकिन मिल तो रहा है, लोगों की खुशी इतनी ही है, न्यूनतम बेयर मिनिमम जिसको जिंदगी कहते हैं। वही बात है कि चूंकि अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि पलायन को बिहार में कोई मुद्दा नहीं मानता। ये बात बहुत फैक्ट है, इसको आपको लेना पड़ेगा कि आपको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा पहले लोगों की नजर में कि पलायन एक मुद्दा है। पहले तो लोग उसको मुद्दा नहीं मान रहे हैं। दूसरा, लोग एक कहते हुए मिलते कि सबको सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती, तो ये एक एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि नहीं भाई हर पढ़े लिखे को सरकारी नौकरी मिल सकती है, हम वो दे के दिखाएंगे, ये कन्विक्शन। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, एक कहानी में सुनाता हूँ भ्रष्टाचार की, आप लोगों का भी दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा भी हो गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना है,
बड़ी योजना है। हमारा एक गांव में हम गए, वहां पे हमें दिखा कि एक गरीब परिवार था। हमें गांव के लोगों ने किस्सा सुनाया, वो जरूरतमंद थे, उनको मिलना चाहिए था, मिला नहीं उनको, महीनों लग गए, सालों लग गए, नहीं मिला। अंत में किसी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोशिश की, जमीनी लेवल का नेता, और उसने वो ब्लॉक से पास वास करवा दिया, जो भी जैसा था। जिस दिन उस महिला के अकाउंट में पैसे आए, ठीक है, पहली किस्त, उसी दिन गांव का एक लड़का जो इन कामों में लगा रहता है कि भाई कहाँ किसका मिल रहा है, ब्लॉक में जाना और ये वो, आप समझते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को लेकर के घर आ गया, मशीन लेकर के पैसा निकालने वाला, और 10,000 रुपया उसमें से निकलवा करके ले लिया उसने। ठीक है, अब बताइए इसका काट, ये भ्रष्टाचार का लेवल है। जो आप ब्लॉक और अंचल की बात कर रहे हैं, बिहार में उपेंद्र और गुंजेश, हर आदमी जमीन के काम को करवाने में परेशान है, इतनी गलतियां हैं, और कोई भी काम आप बिना पैसा दिए नहीं करवा सकते। तो ये बात मैं भी इससे सहमत हूं कि अगर प्रशांत किशोर या बाकी लोग, मैं प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी ज्यादा मानता हूं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना करके लाए थे। बाकी पार्टियां तो मुद्दा ही नहीं बनाती हैं, आरजेडी ने भी मुद्दा नहीं बनाया भ्रष्टाचार को, जमीनी भ्रष्टाचार को, और सत्ता पक्ष तो काहे के लिए बनाएगी। तो प्रशांत किशोर जब मुद्दा बना रहे थे, तो अगर वो जमीनी लेवल पे इन भ्रष्टाचार को अगर टैकल करते, हर ब्लॉक में उनके 4-5 लोग होते और इससे लड़ते, तो ज्यादा बदलाव हो सकता था। अच्छा, अब विपक्ष की बात करते हैं। ये तो सत्ता पक्ष की हो गई, विपक्ष की ऐसी स्थिति, इतनी सीटों पे सिमट जाना, क्यों, क्या वजह रही? तेजस्वी यादव, ये जो आपने बताया मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, तमाम लोग थे, फिर भी ये लोग कहाँ चूक गए कि ये स्थिति हो गई? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको एक ब्रीफ दे देते हैं कि तैयारी बीजेपी की कैसी रहती है। मैं अपना अनुभव खुद का बता रहा हूँ। हम लोग हमें लगता है कि हम चुनावी होश हमारा 2007 के आसपास से हम लोग चुनावी होश आया हमारा। उसके बाद से 2014 का चुनाव हम देखते हैं। 2014 के बाद 2017 का चुनाव बहुत नज़दीक से हमने देखा, जबकि मीडिया फील्ड में हम आ चुके थे। गाँव में आप जाएंगे तो देखिए, विपक्ष में और बीजेपी में क्या अंतर है। चाहे वो कांग्रेस भले भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन आप देखिए कि इन पार्टियों में अंतर, चुनाव को महंगा बनाने में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। आप देखिए कि विपक्ष के किसी एक विधायक जो कैंडिडेट उम्मीदवार है, आप बताइए कि उसके साथ कितने गाड़ियों का काफिला चल रहा होगा। मुश्किल से 3-4 जो बेचारा वो अफोर्ड कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, विपक्ष 20 मान के लीजिए, साथ भी गाड़ियों का काफिला अच्छा चलता हम कह रहे हैं कि 20 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, ठीक है। हाँ। अब मैं आपको दिखाता हूं बीजेपी का काफिला। बीजेपी का जो उम्मीदवार है, निश्चित रूप से विपक्ष के उम्मीदवार से वो गरीब है। बमुश्किल वो एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हमारे यहाँ से जो विधायक चुने गए बीजेपी के, बहुत गरीब आदमी है, लेकिन वो संगठन से जुड़े थे, आरएसएस से, उनको टिकट मिला, वो चुनावी मैदान में आए। अब वो बमुश्किल से एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वो दिन भर पेट्रोल डलाने का भी उनके पास पैसा नहीं है। सोचिए कि उनके साथ अदर स्टेट के 3 सांसद चल रहे हैं, उनका काफिला, अदर स्टेट के 5 विधायक आए हुए हैं, उनका काफिला, 2 मंत्री आए हुए हैं उसके सीट पे, उसका काफिला। जब वो रौला चलता था ना जमीन पे, अरे भाई ये कहां से आ गया इतने बड़ेगा, ये तो पक्का जीतेगा। हाँ, ये तो पक्का जीतेगा। गांव में हमारे ऐसे बल जितना बड़ा हो उतना वो अखिलेश यादव सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, तोड़ देंगे, इतना रैलियां आ रही हैं, इतना लोग आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जब वो गाड़ियों का काफिला गांव में पहुंचता है ना, तो जो सोशल मीडिया से कटे हुए लोग हैं, जो नहीं है सोशल मीडिया पे, ना देख पा रहे हैं कि कितना आपके रैलियों में भीड़ आ रही है, वो देखते हैं कि अरे भाई साहब इतने, ये पक्का जीतेगा। तो ये तैयारी होती है बीजेपी की। इसीलिए आप देखिए कि बिहार के चुनाव में आप देखेंगे कि उड़ीसा से लोग आए हुए हैं चुनाव प्रचार करने में। अब विपक्ष के बात, जैसा आप बोले कि विपक्ष की इतनी बुरी गति क्यों हुई, विपक्ष की सबसे बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस। विपक्ष को ये हमेशा, विपक्ष वो उस रास्ते पे है जो रास्ता बीजेपी 2014 में छोड़ चुकी है। सबसे पहले रास्ता अपनाने वाली सोशल मीडिया पे बीजेपी है। अब ये बीजेपी के रास्ते पे आना चाहते हैं। अब बीजेपी ग्राउंड पे जाना चाहती है। बीजेपी सोशल मीडिया पे क्यों आई? क्यों? इसलिए आई बीजेपी सोशल मीडिया पे कि उसके कार्यकर्ता जमीन पे नहीं थे, क्योंकि कई सालों से सरकार से बाहर थी। जब आप सरकार से बाहर रहते हैं तो आपके कार्यकर्ता नहीं होते जमीन पे। अब कार्यकर्ता जमीन पे हैं तो सोशल मीडिया छोड़ दिया। नहीं, मेरा इसमें करेक्शन है कि छोड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सावधानी से मैनेज करती है। सोशल मीडिया छोड़ने का मतलब ये है कि ये जो अब कोशिश कर रहे हैं ना, वो 10-15 साल पहले
वो छोड़ चुकी है, अब आ रही है कि अब जमीन पे क्या दिखाना है। आप देखिए कि बीजेपी का अब हर बूथ पे जो एक भी कार्यकर्ता नहीं था, बूथ क्या विधानसभा में कार्यकर्ता देखने को यूपी में नहीं मिलता था। यूपी और बिहार के चुनाव में आप देखिए कि एक बूथ पे 10-10, 20-20 लगे रहते हैं खड़े आपका होकर। मानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस। आप बताइए विपक्ष की ऐसी स्थिति क्यों, फिर मैं बताऊंगा सोशल मीडिया का एक दिलचस्प मामला है। एक तो विकास जी ये था कि विपक्ष कहीं से लग भी नहीं रहा था कि वो पूरी तरह से, आपको पता है आपका गठबंधन क्या है। मध्य प्रदेश में जब भाजपा चुनाव लड़ने वाली थी और बहुत साफ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा था कि ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, तो भाजपा ने 6 महीने पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी विधानसभा चुनाव में। और वो 6 महीने ये कह के किया था कि हम समय देना चाहते हैं अपने उम्मीदवारों को कि वो क्षेत्र में रहें और लोगों के साथ कनेक्ट करें और चुनाव जीतें। क्या ये विपक्ष को ये करने में जो चीज़ें 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक या 16 अक्टूबर तक हुई, वो चीज क्या अगस्त में नहीं हो सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल। और सामने जब नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति है, उसका सुशासन, उसकी छवि है, तब आप इतना लाइटली ले रहे हैं। मतलब वो क्यों नहीं अगस्त में हो सकती थी? जब आप वोट अधिकार रैली निकाल रहे थे, 2 दिन रुक जाते आप रैली निकालने से, पहले इसको सेटल कर लेते। क्योंकि आपकी जो भद पिटी, जो जनता का मूड खराब हुआ, देखिए कलेश किसी को पसंद नहीं होता, और वो कलेश देखकर सबसे पहले वोटर बिदकता है, खासतौर से जो आपका सोशल मीडिया कनेक्ट वोटर है, क्योंकि ग्राउंड पे आपकी उपस्थिति है नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि उसने जो 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक चला विपक्ष के बीच में कि मुकेश सहनी अड़ गए हैं, कांग्रेस घोषित नहीं कर रही है, ये सब कुछ सीट अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है, इसने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया। एक तो प्रैक्टिकली भी देखें तो उम्मीदवारों को क्षेत्र पे जाने का समय नहीं मिला। हाँ। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए अपने उम्मीदवारों से, तो उसका असर दिखता है हमको वोटिंग ट्रेंड में भी कि अंतर काफी ज्यादा है। वो अंतर बहुत स्पष्ट है। और दूसरी बात कि कांग्रेस जो ये जिम्मेदारी लेना चाहती है कि हम चेंज मेकर बनेंगे, उसको समझना होगा कि बदलाव लाया कैसे जाता है। अड़कर या हमेशा ऐन मौके पर अपनी कोई जिद पूरी करके आप अपनी इमेज शायद बढ़ा सकते हो। हालांकि अंत में यही हुआ कि आप 4 सीटों पे सिमट गए और आपकी इमेज रही नहीं कुछ। लेकिन वो अड़ना क्यों जरूरी और कहाँ पर अड़ना चाहिए, हमने ये देखा है, चाहे वो संसद सत्र हो, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बर्ताव करती है, जिस तरह से उसका चेहरा एक गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उभर कर आता है, चाहे वो चुनाव के अलग अलग राज्यों में चुनाव में अपनी सहयोगी दलों के साथ जो उसकी भूमिका हो, वो बहुत ही गैर जिम्मेदारी भरा है। वो जिम्मेदारी उसको एन ठीक जिस मौके पे उसको जनता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिस मौके पर उसको जिम्मेदारी उठाने का दावा करना चाहिए, वो अपने लिए लड़ने लगती है कांग्रेस पार्टी। अच्छा। जबकि अपने लिए लड़ने का समय 4 साल होता है, आप ग्राउंड पर लड़िए अपने लिए। दिलचस्प उन्होंने बताया, इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाह रहे हैं, जब लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कि राहुल गांधी की थोड़ी इमेज अच्छी हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई हो जाता है कांग्रेस वालों का, फिर वो बार्गेनिंग करने के पावर में नहीं रहते, कहते हैं कि हम ही हैं, हमारा नेता आ गया है। अब ये सबसे बड़ी दिलचस्प जो गुंजेश भाई ने बताया, तो ये कुल थोड़ा सा फूल खिला नहीं, उनको लगता है कि सुगंध तो फैलाना ही फैलाना है। चलिए अब ये आखिर में हम लोग इस बातचीत को जन सुराज से होते हुए खत्म कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, विश्लेषण काफी तगड़ा हो रहा है ना, बढ़िया हो रहा है, लेकिन इसको खत्म करना पड़ेगा। जन सुराज का आप कुछ रिसर्च कर रहे थे क्या? सीटों की स्थिति, कहाँ नोटा कितना, कैसे? हाँ, मैं अभी कल सारे सीटों के रिजल्ट आ गए हैं, तो हम रैंडमली एक डेटा सर्च कर रहे हैं जनसुराज को एक फैक्टर बनाते हुए कि नोटा का प्रदर्शन कैसा रहा। तो अभी तक मैंने करीब 100 सीटों का एनालाइज किया, उसमें से 3 सीटें ऐसी रही हैं जिसमें जनसुराज तीसरे नंबर पर रही और नोटा से पीछे रही। तीसरे नंबर पे रहते हुए भी नोटा से कम वोट जनसुराज को मिले हैं। ये सिर्फ जनसुराज की बात नहीं है, ये पूरे इलेक्शन मिशनरी के लिए भी सोचने की बात है और पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि जनता, मैं जो कह रहा था कि उदास हो चुकी है जनता, उसको उम्मीद नहीं है कि राजनीति से कुछ मिलेगा। अगर वो खाते में आ गया तो वो बोनस है, वो इसमें खुश है, वो उसको वोट दे देगी, उसको कोई उम्मीद नहीं है किसी के वादे से। और ये वो नोटा का फैक्टर बता रहा है कि 5-5 हजार वोट, 7-7 हजार वोट नोटा पर गिरे हैं। और ये इसमें सोचना होगा, जो मीडिया के पंडित बता रहे थे तब तो जनसुराज अगर फैक्टर था तीसरा बड़ा, तो नोटा क्यों नहीं फैक्टर था?
जनता की उदासीनता को हम आप भी ग्राउंड पर रहे, हम लगातार मीडिया भी देखते रहे सारे ग्रुप में, किसी ने ये कहा कि जनता निराश है पूरी राजनीति से। किसी ने भी इस बात को फैक्टर इन करने की कोशिश की क्या? तो ये हमारे लिए भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि जन सुराज जैसी पार्टी, जिसको बहुत बड़ा कंटेनर माना जा रहा था, जो एकदम लड़ाई में थी, वो बताया जा रहा था। हाँ, मतलब हम ही बता रहे थे, हम और आप, हमारे साथी ही बता रहे थे 72 हो गया, इनका 31 है, इनका 31 जो बचा हुआ है हमारे पास आएगा। ठीक है, हाँ। तो लेकिन वो नोटा से भी पीछे है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यहाँ कौन सा राजनीतिक दल इसको आके कवर करने की कोशिश में, एक उम्मीद वापस जगाने की कोशिश में है? जो कहा जाता है कि राजनीति उम्मीद बेचने का, सपने बेचने का काम है, तो वो नोटा में जो वोट दे रहे हैं, हम उनको वो सपने भी नहीं बेच पा रहे हैं। सही बात। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। जैसा कि पाश ने कहा भी है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो ये आप देखिए, ये विकास जी, ये बहुत दिलचस्प है। आप नोटा के आंकड़े देखेंगे तो 1 मिलियन लोगों ने नोटा पे बटन दबाया है। 1 मिलियन बिहार में, मतलब कि लगभग 2% लोग। आप सोचिए क्या स्थिति है। वो 2% जितना है MIM पूरा पाई है, उससे ज्यादा लगभग उसके आसपास नोटा, यानी कि 5 सीटें उसने जीती है। नोटा से 10 लाख वोट, सोचिए कि 10 लाख लोग नाराज हैं, किसी पार्टी को नहीं समझ रहे हैं। 10 लाख लोग उदासीन है, फ्रस्ट्रेट है कि राजनीति से उनका भला नहीं हो सकता है। नन ऑफ द अबव। आप 10 लाख लोगों को समझ रहे हैं कितनी संख्या होती है? 10 लाख। बिल्कुल। तो ये स्थिति है देश की, और ये बहुत दिलचस्प बात निकल करके आई है हमारी बातचीत से। तो कुल मिलाकर के अब बिहार का फैसला आ चुका है। अब नेता अपने हिसाब से इसको समझेंगे, देखेंगे, राजनीति शुरू होगी, सरकार बनेगी, बिहार के लोग वहीं रहेंगे, ब्लॉक और प्रखंड और जिले में उनकी परेशानियां वही रहेंगी, घूसखोरी और तमाम दिक्कतें भी वही रहने वाली हैं। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में जो विपक्ष है, जिसकी इस बार करारी हार हुई है, वो कैसे उठ करके खड़ा होता है, वो कैसे अपने द्वारा बनाए गए बबल से ही बाहर निकलता है, जमीन को टटोलता है और फिर से वापसी करता है। वापसी की जा सकती है, राजनीति में हमेशा वापसी की गुंजाइश रहती है। प्रशांत किशोर, जिनको इस बार करारी हार मिली है, वो कैसे उठ खड़े होते हैं, वो कैसे अपना नया संगठन बनाते हैं, और इस बार उनमें, उनके व्यवहार में, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यवहार में जो कमियां थी, उसको कैसे दुरुस्त करके वो दोबारा जनता के बीच पहुंचते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। इन सबके बीच में बिहार के लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस राजनीति से, जैसा हमारे साथी बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का मन टूट रहा है, वो इसको लेकर के उदासीन हो रहे हैं, वो आगे उनका भला कैसे करेगी या करती हुई दिखेगी। सत्ता में जो पार्टियां आ रही हैं, जदयू और बीजेपी, इनकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है। नीतीश कुमार कब तक लालू राबड़ी शासन के समय का इस्तेमाल करके या उनकी बात करके अपने काम को जस्टिफाई करते रहेंगे? अब सड़क बने हुए बहुत समय हो गया है, बिजली आए हुए भी बहुत समय हो गया है, पानी की व्यवस्था भी जितनी हुई उतनी लगभग ठीक हो गई। अब अस्पताल पड़ा हुआ है, अस्पतालों में मरीज नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो स्कूल की इमारतें खड़ी हैं, बच्चे नहीं है, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं है, बस हायर एजुकेशन की स्थिति खराब है। पटना में कई सारे इंस्टीट्यूट, कई सारे यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार ने खुद बनवाए और वहां पे पढ़ाने वाले लोग नहीं है। तो अब इन चीजों को भी टैकल करना पड़ेगा। अब सिर्फ सड़क और बिजली से बात नहीं बनेगी, उसके आगे जाकर के, क्योंकि अब बिहार के लोगों को इसकी आदत तो पड़ चुकी है। इसी बार एक लास्ट में जो मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया, वो ये कि साल 2000 या 2001 या 99 में जिन बच्चों का जन्म हुआ, वो जो आज 24 साल के हैं, 23 साल के, उनके सवाल ये थे कि कब तक आप सड़क और पानी पे बात करते रहेंगे, कब तक आप बिजली पे बात करेंगे, आप दूसरे मुद्दों पे बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए। और मेरा मानना है, मैंने जो नोटिस किया है कि बिहार में डेवलपमेंट की एक दूसरी कहानी भी है। डेवलपमेंट के वो काम बिहार में खूब हुए हैं जहां ठेकेदारी इन्वॉल्व है और जहां पैसे हैं। अब सोचिए कि बिहार के गांव-गांव में प्रधानमंत्री खेलकूद योजना के थ्रू 3-3 लाख रुपए में वॉलीबॉल के ग्राउंड बनाए गए हैं और वो सब झुक गए हैं, अभी से झुक गए, पंचर हो गए, सब झुक गए, अभी से सारे ग्राउंड चौपट हो गए हैं। विकास, ये तो जब 2010 में नीतीश बहुत भारी बहुमत से आए थे, उस समय क्राइम कंट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो उस समय भी सारे लोग ये कहते थे कि जितने क्रिमिनल थे, नीतीश ने उनको ठेकेदार बना दिया।
अब उनको पैसा मिल रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, नीतीश भी खुश हैं। तो ये तो एक सच्चाई तो है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इस बार बिहार में आप जब विकास की बात करें तो किसकी बात होती है कि भाई सड़क बनी हुई है, ठेकेदार इन्वॉल्व है उसमें। आप बात करते हैं नल जल योजना की, ठेकेदार इन्वॉल्व है उसमें। आप बात करते हैं कि देखो अस्पताल की इमारतें बन गई, ठेकेदार इन्वॉल्व है उसमें। आप कह रहे हैं कि स्कूल की इमारतें बन गई, ठेकेदारी है वहां पे, पैसा है वहां पे। लेकिन स्कूलों में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, कोई जवाब नहीं दे सकता। अस्पताल में डॉक्टर है, इलाज हो रहा है, कोई जवाब नहीं दे सकता। तो यहीं पे मुझे लगता है कि विपक्ष भी चूका इन चीजों को मुद्दा बनाने में। तो ये कुल मिलाकर के चुनाव परिणाम आ गए हैं। अब आगे का रास्ता कैसा होगा वो विपक्ष और पक्ष दोनों को मिलकर के तय करना है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो जैसा देखेंगे बताते रहेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे, और आप उसी जिम्मेदारी से कमेंट करके हमें भी बताते रहिए कि हम कितना सही और गलत देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।